नए नए इलाके देखने चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, नए कल्चर देखना चाहिए, नए चश्मे देखें, अल्लाह की कुदरत देखें, नज़ारे देखें, पहाड़ देखें। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुजाहिद फरहान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं RYK प्लस। हम आपकी मुलाकात आज उस शख्सियत से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से सफ़र किए हैं। ट्रैवलिंग उनका शौक है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे उनके इस शौक के बारे में तमाम मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मुजाहिद साहब। आपका नाम? मेरा नाम फरियाद अली अख्तर है। फरियाद अली अख्तर साहब, हम आपके इस शौक़ के बारे में आज आपसे कुछ पूछना चाहेंगे जी। इसके बारे में आप बताएं कि आपको ये शौक़ कब पैदा हुआ और क्यों हुआ? हाँ, ये सैर व सियाहत का शौक़ मुझे बहुत बचपन में, जब मैं गालिबन चहारम पंजम क्लास में था, उस वक्त मुझे शौक़ पैदा हुआ, क्योंकि मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट जो था वो तारीख़ और जुग़राफ़िया था। तो मैं वहाँ देखता था, कुछ तस्वीर पढ़ते थे, पहाड़ होते हैं, दरिया होते हैं पहाड़ी इलाकों में, और नदियाँ होती हैं। तो मैं सोचता था कि काश ये पहाड़ मैं भी देखूं। तो उस वक्त वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो ना हम कोई तस्वीर या मूवी या कोई देख नहीं सकते थे, तो लेकिन अखबारों में तस्वीर ज़रूर देखते थे। तो उस वक्त मुझे शौक़ पैदा हुआ कि नए नए इलाके देखने चाहिए, नए लोगों से मिलना चाहिए, नए कल्चर देखना चाहिए। तो ये जो मैं बड़ा होता गया, फिर मैं कॉलेज में चला गया, फिर वो शौक़ बढ़ता गया। तो पहला सफ़र ही मैंने 73 में मैंने किया, जब अभी मैं फर्स्ट ईयर गालिबन सेकंड ईयर का स्टूडेंट था। तो उस वक्त मैं गिलगित चला गया। तो जब गिलगित में कोई बस या पैसेंजर को जाने के लिए कोई सहूलत नहीं थी, और उस वक्त सिर्फ बशाम तक एक पुरानी बस चलती थी, उससे आगे फिर जीपेबल रोड थी, और ये शाहरा रेशम पाकिस्तान आर्मी और चाइना आर्मी बना रही थी। चौधरी फरियाद अली अख्तर साहब, आपने जो पहला सफ़र किया, क्या वो अकेले किया या दोस्त अहबाब के साथ, क्लास फेलो के साथ किया? क्या वो कोई कॉलेज का टूर था? जी, मैंने पहला सफ़र अकेले ही किया, क्योंकि उस वक्त मेरे साथ जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। और उस वक्त वो ज़माना था जब गिलगित को, चित्राल को, शुमाली इलाका जात को बहुत कम लोग जानते थे, और वो जाते हुए डरते थे कि पता नहीं कैसा इलाका है, किस किस्म का है। तो मैंने, चूँकि मुझे शौक़ था, इंतहाई जुनून की हद तक शौक़ था, तो इसलिए मैंने पहला सफ़र अकेले ही किया। और वो उस सफ़र में गिलगित पहुँचते पहुँचते मुझे 4 दिन लग गए। शुमाली इलाका जात के आपने अब तक कितने सफ़र कर चुके हैं? मैं 2019 तक मेरे 47 सफ़र पूरे हो गए हैं। पहला सफ़र 1973 में किया था मैंने, तो उसके बाद लगातार कोई उसमें नागा नहीं आया। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से मैं 47 सफ़र पूरे कर चुका हूँ। और 2020 का सफ़र मैं आम तौर पर अगस्त में जाता हूँ। तो अभी कोरोना की वजह से मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये 2020 में मैं 48वां सफ़र मुकम्मल करूँगा। मेरा हर सफ़र 1 माह का होता है, एक दिन भी इसमें कम नहीं होता। इतना सफ़र किया आपने, इसका मतलब है आपने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया होगा। ये उस वक्त जब मैंने 45 सफ़र किए थे, तो तमाम अखबारात ने ये लिखा था कि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि इतनी दूर से टूरिस्ट मुसलसल 45 सफ़र करे। अब तो 47 हो चुके हैं, अब 48 में होना है। तो उस वक्त 45 बार उन्होंने कहा था कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, अल्लाह ताला की मदद के साथ, मेरा ख्याल है कि 50 तो मैं पूरे करूंगा, इसके बाद आगे भी देखा जाएगा। अच्छा, ये नाज़रीन को बताएं जी, ये आप अचानक इस सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं या प्लानिंग करते हैं, या आपने अब इसको अपना रूटीन वर्क बना लिया हुआ है? वो इस तरह है जी। पहले तो 8-10 साल तो मैं बड़ा पुरजोश था, शौकिया तैयारी वगैरह कर लेता था, जाता था। उसके बाद फिर मैंने कुछ लिखना लिखाना भी शुरू कर दिया साथ।
تو میں اخبارات میں مختلف رسائل میں پھر اپنا وہ ٹریول کا کوئی سفر نامہ کچھ تھوڑا بہت میں لکھتا رہا. تو جب مجھے لکھنے کا شوق ہوا تو پھر تو میں نے سوچا کہ نئی وادیاں دریافت کریں. تو پھر میں ایسی وادیوں میں پہنچا ہوں جہاں عام ٹورسٹ نہیں جا سکتے. آپ یہ سفر کیسے کرتے ہیں؟ ذاتی سواری ہوتی ہے، ٹرین کے ذریعے، کس طرح آپ اس کو مینیج کرتے ہیں؟ میں پبلک ٹرانسپورٹ ہی استعمال کرتا ہوں. تو یہاں سے زیادہ تر میں بس یا ٹرین کے ذریعے راولپنڈی پہنچتا ہوں اور وہاں سے پھر ویگن یا بس کے ذریعے ہی میں اپنا سفر شروع کرتا ہوں. آپ نے کتنے سفر کیے اور ان تمام سفروں کے درمیان آپ کے وہاں پر فرینڈشپ بھی ہوئی ہوگی؟ کتنے لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہوئی؟ پھر آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ کیا وہ کبھی ادھر آئے ہیں رحیم یار خان میں بھی؟ ہاں جی ہاں، چونکہ میں 47 سفر میرے پورے ہو چکے ہیں تو اس دوران میں مختلف لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات بھی ہوئے. ان کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ سردیوں میں رحیم یار خان میں آئیں اور انجوائے کریں. سردی کا موسم بڑا رحیم یار خان کا خوبصورت موسم ہوتا ہے. سردیوں میں تو ان کا موسم دیکھنے والا ہوتا ہے. آپ نے ان کو گرمیوں کی دعوت کیوں نہیں دی؟ وہ آئیں یہاں کی گرمی دیکھے. ہماری رحیم یار خان کی اسپیشلٹی تو گرم موسم ہے اور اس گرم موسم میں پھر آپ نے ان کو گرمیوں کی کیوں نہیں دعوت دی؟ ہاں وہ یہ ہے کہ یہ مجھے علم ہے کہ وہ جو وادیاں جہاں میں جاتا ہوں، کسی کی ہائٹ سطح سمندر سے 6000 فیٹ ہے، کسی کی 7000 فیٹ ہے، کسی کی 10,000 فیٹ تک بھی ہے. مثال کے طور پر پھنڈر تو وہ 10,000 فیٹ ہائٹ ہے. تو اتنے ٹھنڈے علاقے کے لوگ یہاں کی گرمی کبھی برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں کی گرمی تو ہمارے لیے ہی مشکل ہے. اس لیے میں نے کبھی ان کو گرمیوں میں دعوت نہیں دی، ہمیشہ سردیوں میں دعوت دیتا ہوں. اس طرح تو ہم لوگ جو وہاں جاتے ہیں شمالی ایریا جات میں تو سردی ہم بھی نہیں برداشت کر سکتے، لیکن ہم جاتے ہیں اور پیسہ لگا کے جاتے ہیں اور وہاں انجوائے کرتے ہیں. وہ کیوں نہیں گرمی برداشت کر سکتے؟ دیکھیے جی، جس طرح ہمارا گرمی کا موسم سخت موسم ہوتا ہے، یہاں لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں، لوڈ شیڈنگ ہے، تو اسی طرح ان کا سردی کا موسم بھی سخت ہوتا ہے. تو عام لوگ وہاں سخت موسم میں زندگی بڑی ہارڈ ہو جاتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اسی لیے یہاں ٹورسٹ ہمیشہ گرمیوں کو وہاں جاتے ہیں برف باری دیکھنے کے لیے. تو کوئی 1-8 دن کے لیے مری چلا جائے گا، یہ زیادہ دن وہاں کوئی نہیں رہتا، نہ وہاں رہ سکتے ہیں ہمارے گرم علاقوں کے لوگ جہاں برف باری ہو رہی ہو، کیونکہ وہاں سردی اتنی ہے، کافی مشکلات پیدا ہوتی ہیں. 1-8 دن تو گزارا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی گرمیوں میں ہم لوگ وہاں چلے جایا کریں، کیونکہ گرمی یہاں کم لوگ برداشت کرتے ہیں، اور وہاں چونکہ سردی جب زیادہ ہوتی ہے تو وہ لوگ اس طرف آ جایا کریں، یہاں کم سردی ہوتی ہے. ہاں بالکل اسی طرح ہے. تو اسی لیے میں انہیں بلاتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آیا کریں سردیوں میں. بے شک آپ دسمبر میں آئیں، جنوری میں آئیں، تو آپ تو اس طرح محسوس کریں گے کہ جس طرح آپ کی گرمیاں ہیں. تو یہاں ہمارے کنو اور مالٹا اور اس قسم کا فروٹ ہوتا ہے، تو وہاں چونکہ کنو مالٹا نہیں ہوتا، تو اس لیے وہ یہاں آ کر جب کنو مالٹا امرود کے باغات دیکھتے ہیں، امرود بھی وہاں نہیں ہوتا، تو وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں. تو میں انہیں مختلف باغوں میں لے جاتا ہوں، یہاں کی بھونگ مسجد دکھاتا ہوں، پٹن مینار دکھاتا ہوں، یہاں کی تاریخ بتاتا ہوں، لوگوں سے ملواتا ہوں، گڑ شکر کیسے بنتے ہیں وہ ان کو دکھاتا ہوں. تو وہ بہت انجوائے کرتے ہیں. تو کالاش ویلی جو ہے نا، وہاں سے بھی کالاش لوگ بھی جو میرے کچھ تعلق دار تھے وہ بھی مجھ سے ملنے رحیم یار خان آ گئے اور انہوں نے بڑا انجوائے کیا. ایک وہ شادی کا احوال میں آپ کو سناؤں وادی پنیال کا. تو وہاں یہ رواج ہے گلگت کے بہت سے علاقوں میں، جب شادی ہوتی ہے تو رات کو دلہا اور اس کے گھر والے اور باقی لوگ اور پورے گاؤں کے لوگ، وہاں عام دعوت ہوتی ہے، دعوت عام جس کو کہا جاتا ہے. تو لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ
موسیقی کا डांस का प्रोग्राम होता है मर्दों का। तो अब हालत ये थी कि मैंने कभी डांस नहीं किया, ना यहाँ ना वहाँ, ना पंजाब में और ना उधर। तो मैं भी जैसा मुझे आता था हाथ पैर मारते रहे। तो उन्होंने लोगों ने बहुत देखने वाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा गांव का गांव और साथ वाले गांव के लोग भी आ जाते हैं देखने के लिए, ये शुगल मेला होता है। तो वो बड़ी तालियां बजाईं, तो मैं बड़ा हैरान हुआ। तो वो बाद में मैंने पूछा था कि भाई मुझे तो आता नहीं था, ये क्यों खुश हो रहे थे? तो वो पता चला, वो कहते थे कि ये पंजाब का ख़ास डांस कर रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये समझा कि मैं पंजाब का ख़ास डांस कर रहा हूँ। ये ताल्लुक़ आपका इस सफ़र की वजह से बना? हाँ जी हाँ, ये सफ़र की वजह से ही बना। लेकिन सबसे पहला ताल्लुक़ जो मेरा बना और जो मेरे सफ़र का बायस बना, शायद मैं ये सफ़र एक भी ना कर पाता, क्योंकि पहल जाना भी बड़ा मुश्किल था। तो वो शख्सियत का नाम था जिनकी वजह से मेरा जाना मुमकिन हुआ, उनका नाम था राजा जान आलम खान। तो वो साबिक रियासत पुनियाल, जिसे आजकल हम वादी पुनियाल कहते हैं, और वो ज़िला गिज़र की एक तहसील है, उस वक्त वो एक स्टेट थी पुराने ज़माने में। तो उसके साबिक राजा ने मुझे इनवाइट किया था, उसी से मेरी दोस्ती हुई थी। उसी ने मुझे सबसे पहले कहा कि आप बेफिक्र होकर यहाँ आ जाएं, यहाँ कोई किसी किस्म की आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो उस वक्त सड़कें वहाँ कच्ची होती थीं, अक्सर सड़कें जीपेबल थीं, कार या वैगन उन सड़कों पर नहीं जा सकती थी। तो उस ज़माने में मैं वहाँ गया और फिर वहाँ मुझे राजा साहब से और वादियों के लोगों को जब मैंने देखा कि इतने मेहमान नवाज लोग हैं और इस कदर मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और उनके दिल वहाँ गिरने वाले बर्फ़ की तरह सफ़ेद हैं और मोहब्बत से भरे हुए हैं। वहाँ अगर चश्मे बह रहे हैं, नदियाँ बह रही हैं, तो साथ मोहब्बत के चश्मे और मोहब्बत की नदियाँ भी बह रही हैं। तो फिर अब तो मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं किसी साल भी नागा करूं, और मेरे घर वाले मेरे साथ ताउन करते हैं, और जब भी अगस्त का महीना आता है तो वो मुझसे पूछे बगैर ही मेरी सफ़र की तैयारी जो है वो मेरी शुरू करवा देते हैं कि आपने जाना तो है, चाहे हम रोकेंगे भी, आप नहीं रुकेंगे। क्या कभी अपनी फैमिली को भी साथ लेके गए हैं या अकेला ये शौक पूरा करते रहते हैं? जी हाँ, एक दफ़ा मैं अपनी फैमिली को भी साथ लेकर गया। उस वक्त भी 1 महीना ही रहे, उन्होंने काफ़ी एंजॉय किया, लेकिन मैं ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सका, क्योंकि मैं जो पहाड़ों पर पैदल चलता हूँ या दूर दराज वादियों में जाता हूँ, तो अगर बच्चे ख़वातीन साथ हों तो वो फिर मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो इसलिए स्वात में एक दफ़ा फैमिली को साथ लेकर गया हूँ और वहाँ उन्होंने बहुत एंजॉय किया। अच्छा चौधरी साहब, आप उनके इलाके में इतना सफ़र किया, 45-46 दफ़ा आप गए हैं, क्या आपने उनकी ज़ुबानें भी सीखी हैं? आपको उनकी ज़ुबान आती है? ज़ुबानों का मामला ये है कि जिस तरह हमारे यहाँ बाज़ इलाकों की कोई ज़ुबान है या लहजे में फ़र्क है, तो इस तरह वहाँ भी फ़र्क है। तो चतराल के लोगों की ज़ुबान ख्वार होती है, ख्वार कहते हैं उस ज़ुबान का। तो वैसे आम लोग चतराली कह देते हैं, पंजाब वाले लोग कहते हैं चतराली बोल रहे हैं, चतराल में रहने वाले चतराली ज़ुबान बोलते हैं, लेकिन वैसे ज़ुबान का नाम ख्वार है। तो गिलगित के लोगों की ज़ुबान का नाम शीना है, लेकिन फिर गिलगित के मुख्तलिफ़ हिस्सों में काफ़ी फ़र्क है ज़ुबानों का। तो दूसरी बात यह है कि क्योंकि उर्दू वहाँ आम बोली और समझी जाती है, तो इसलिए ज़ुबान सीखने का ना ही मौका मिला, ना ही ज़रूरत महसूस हुई। तो वैसे कुछ चंद अल्फाज जैसे वो कहते हैं जी थैजे खालन, कि आपका क्या हाल है, ये पुनियाल वाले ऐसे बोलते हैं। तो कुछ लोग मुख्तसर कर देते हैं जैखन हाल, तो फिर उसका जवाब मा हाल मिश्तोहन, कि मेरा हाल बहुत अच्छा है। तो इस तरह ये ज़ुबानों में फिर आगे फ़र्क चलता ही जाता है। वहाँ की सियासी शख्सियात के बारे में आप बताएं, या उनके साथ भी आपने कोई ताल्लुक़ इस्तवार किए हुए हैं, तो आपकी दोस्ती है, उस बारे में हमारे नाज़रीन को मुतला करें। चूँकि मेरा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है और इसलिए वो सियासी लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना
कोई इतना नहीं है, ना ही कोई इसकी ज़रूरत महसूस हुई है। अलबत्ता एक दफ़ा वहाँ फुटबॉल का मैच हो रहा था वादी पुनियाल में, तो वहाँ ये जो वज़ीर आला थे साबिक़ हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, तो वो भी आए हुए थे। तो वो मेरे मेज़बान जो थे उन्होंने उन्हें बताया कि जी वो पंजाब से हमारे मेहमान आए हुए हैं, तो जो हर साल आते हैं। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छी तरह सलाम दुआ की और फिर अपने साथ मुझे ले गए, वहाँ चाय शाय पी हमने इकट्ठे, वो तस्वीरें वगैरह भी उन्होंने मेरे साथ बनवाई। तो बहुत खुश हुए कि आप हमारे इलाके में आते हैं, आया करें, ज़रूर आया करें यहाँ। तो मैंने भी कहा जी मुझे तो ये वैसे ही बड़ा पसंद है। तो इस तरह ये हाफ़िज़ हफ़ीज़ुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। बाकी कोई ख़ास अलबत्ता एक दफ़ा एक ये भी है, आप अंदाज़ा ये भी लगाएं कि वहाँ के जो लोग हैं उनकी फ़ितरत का और उनकी इनकसारी का या उनकी इखलाक का, कि एक दफ़ा मैं वादी फंडर से आ रहा था, तो वो रास्ते में एक मिनिस्टर साहब की पेजारो गाड़ी आ रही थी, मिनिस्टर साहब तो उसमें नहीं था, तो वो ड्राइवर था। तो वहाँ मुझे कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी, उस वक्त टाइम नहीं था, तो उसने वो गाड़ी रोकी और मुझे उसमें बिठाया। उसने कहा यहाँ अगर मिनिस्टर साहब भी होते वो भी आपको बिठा देते। तो इस तरह के वो लोग, हर बंदा वहाँ मिनिस्टर से मिल सकता है, जिस तरह हमारे यहाँ मुश्किल है कि मिनिस्टर से मिलना बड़ा मुश्किल है, उनको फ़ोन करना बड़ा मुश्किल है, वहाँ ऐसा नहीं है। हर बंदा मिनिस्टर से बात कर सकता है, उसके पास जा सकता है और उसकी बात सुनेगा। ये वहाँ के लोगों की एक अखलाक समझें, एक उनका कल्चर समझें, ये उनका एक कल्चर है। आपको वहाँ कौन सा इलाका ज़्यादा अच्छा लगा? हाँ देखें जी, ये खासा मुश्किल सवाल है, क्योंकि एक गुलदस्ता है, अब उसको क्या आप कहें कि फलां फूल अच्छा है, एक से एक बढ़कर इलाका है। तो वैसे ये सवात में मालम जब्बा मुझे बड़ा पसंद आया है, और गिलगित में हुंजा भी बड़ा खूबसूरत है। तो एक और पुनियाल, तो पुनियाल वादी पुनियाल उसे तो कहते ही हैं फलों का घर। तो इसके अलावा चतराल में जो कैलाश वैली है, बेम्बोरीत, जो तीनों वैलियों में सबसे बड़ी है, वो भी बड़ी खूबसूरत है। जब आप इन इलाकों में जाते हैं तो कहीं कहीं आपको खुद भी पकाना पड़ता होगा, आपने क्या फिशिंग की है कभी? इसके बारे में हमें बताएं। हाँ जी, फिशिंग का जो है सवाल, तो वो उसका जवाब ये है कि वहाँ एक बड़ी अट्रैक्शन है ट्राउट मछली में। तो ट्राउट फिश मशहूर है, ये ठंडे पानियों की मछली है, गर्म पानी में ये रह नहीं सकती। तो मैंने भी कोशिश की है एक दो दफ़ा, कुछ चंद मछलियाँ मैंने भी पकड़ी थी वो, लेकिन वो ये है कि दोस्त मेरा वहाँ का साथ था, तो उसकी मदद के साथ तो वो मैंने ये ट्राई की है। सुना है आप अदीब भी हैं, राइटर भी हैं, मुसन्नफ भी हैं। जितने भी आपने सफ़र किया है, क्या उस पर कुछ लिखा भी है आपने? ये बात कुछ जुज़वी तौर पर तो दुरुस्त है, लेकिन इतने शोबे मेरे पास नहीं हैं। मैं तो एक शौकिया अपने सफ़र के हालात जो होते हैं वो कभी कभार मैं लिख लेता हूँ। वैसे हमने यहाँ एक अदबी तंजीम भी बनाई हुई है, तो जिसका नाम सीनियर राइटर्स क्लब रहीम यार खां है। तो वहाँ हमारे जो शौकिया अदीब हैं वो भी आ जाते हैं, सराइकी में, पंजाबी में, उर्दू में अपनी तहरीरें पढ़ते हैं, शौकिया लिखते हैं, शायरी सुनाते हैं। तो मेरा शौक़ यहाँ तक है कि जब भी मैं कोई सफ़र से आता हूँ तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उस सफ़र का कुछ हाल लिख दूँ। चलिए, आप हमारे जो दूसरे भाई यहाँ से सफ़र करके सियाहत के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, उन्हें कोई पैगाम देना चाहेंगे? बहुत सी बातें जो टूरिज़म के लिए जाते हैं लोग, टूरिस्ट वहाँ सैर करने के लिए, बहुत सी बातें उन्हें पेश नज़र रखनी चाहिए। कि एक तो यह है कि सफ़र की तकलीफ़ या वो घर की आसाइशें ज़ाहिर है कि बाहर नहीं मिल सकती, तो उन्हें ये माइंड बना लेना चाहिए कि वो नई जगह को एंजॉय करें, चश्मे देखें, अल्लाह की कुदरत देखें, नज़ारे देखें, पहाड़ देखें, नदियाँ देखें, आबशारें देखें, कैसे खूबसूरत इलाके हैं। लेकिन फिर वहाँ आप अगर वो शिकायतें, कोई मैं बाज़ लोगों को वो जी यहाँ ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली,
भाई घर और चीज़ होती है, बाहर निकलना और चीज़ होती है। आप एंजॉय करें, आप वो थोड़ी थोड़ी बातों को, वो उस तकलीफ़ों को महसूस न करें। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वहाँ के लोग जो हैं, चाहे वो चतराल के हों, गिलगित के हों, चाहे वो कालाशी हैं, तो इन सब लोगों की आप इज़्ज़त एहतराम के साथ इनके साथ पेश आएँ, ख़वातीन का एहतराम करें और इनके साथ इखलाक और मोहब्बत से रहें, तो वो भी आप पर अपनी जान निछावर करेंगे। लेकिन इस तरह ना हो कि आप किसी गरीब को या किसी ऐसे बंदे को बिल्कुल आप इखलाक से बात ना करें या अपने उनको कुछ इस तरह समझें कि ये बहुत गरीब हैं। इस तरह की बातें अगर आप उन्हें अपना भाई समझेंगे और उनसे इखलाक से पेश आएंगे, बल्कि हो सके तो उन कुछ लोगों कुछ तहफ़ अपने पास रखें। उन किसी के साथ आपकी दुआ सलाम हो जाती है, उनको तोहफ़ा पेश करें उनके, तो वो भी इसी तरह अगर आप भाई समझेंगे तो वो भी आपको भाई समझेंगे। तो फिर ऐसे इलाकों में भी जाएं जहां आम टूरिस्ट नहीं जाता, मतलब 5-10 मिनट आपको पैदल चलना भी पड़ जाए तो उस तरफ निकल जाएं। तो जितना आप सड़क से दूर होते जाएंगे मेन शाहरा से, उतना ही खालस कल्चर, खालस मेहमान नवाजी आपको मिलेगा।